आज हम सफर करने वाले हैं प्राचीन दक्षिण भारत के एक ऐसे दौर में जिसने अपनी कहानी तलवारों से नहीं बल्कि शाही और कविताओं से लिखी। एक ऐसा युग जिसने पीछे छोड़ी एक जबरदस्त साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, कि कोई सभ्यता अपने स्वर्ण युग को कविता में कैसे माप सकती है। पर संगम युग के लिए ये बात एकदम फिट बैठती है। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा वक्त, एक ऐसा समाज जहां का इतिहास, जहां की भावनाएं, सब कुछ कविताओं में रचा बसा था। तो चलिए इसी अनोखी दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, और इसे समझने के लिए सबसे पहले इसके नाम को ही समझना होगा। आखिर ये संगम है क्या? देखिए, संगम का सीधा सा मतलब है एक सभा या कह लीजिए एक अकेडमी। प्राचीन मदुरै शहर में तमिल कवियों और विद्वानों का जमावड़ा लगता था। और ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी। जरा सोचिए, करीब करीब 600 साल तक चलने वाला एक लिटरेरी फेस्टिवल। और इन्हीं जबरदस्त सभाओं की वजह से इस पूरे दौर का नाम ही पड़ गया संगम युग। माना जाता है कि ऐसे 3 संगम हुए थे। पहले 2 संगम तो लगभग कहानियों में ही सिमट कर रह गए हैं, उनका कोई काम आज मौजूद नहीं है। हाँ, दूसरे संगम का एक व्याकरण का ग्रंथ तोलकाप्पियम जरूर बचा है, लेकिन जो असली साहित्यिक खजाना हमें मिला है वो आया है तीसरे संगम से। वही दौर जहां से वो कमाल की कविताएं निकली जो आज इस युग की पहचान बन चुकी हैं। अच्छा, तो कविताओं की ये दुनिया तो थी, पर इस पर राज कौन कर रहा था? चलिए देखते हैं। ये वो दौर था जब दक्षिण भारत पर 3 बड़े और शक्तिशाली राजवंशों का दबदबा था। ये जो नक्शा दिख रहा है, ये उस प्राचीन तमिलकम का इलाका है जिसे आज हम दक्षिण भारत कहते हैं। और यहीं पर राज करते थे वो 3 ताजधारी राजा, जिन्हें मूवेंदर कहा जाता था: चेर, चोल और पांड्यम। और मजे की बात यह है कि हर राजवंश की अपनी एक अलग पहचान थी। जैसे देखिए, चोलों का निशान था बाघ, चेरों का धनुष और पांड्यों का मछली। इन सब की अपनी अपनी राजधानियां थीं, अपने अहम बंदरगाह थे जो उस जमाने में ट्रेड के बहुत बड़े हब हुआ करते थे। लेकिन बात सिर्फ कविताओं या लड़ाइयों तक ही नहीं थी। इन लोगों की इंजीनियरिंग भी कमाल की थी। चोल राजा करिकाल ने कावेरी नदी पर कल्लने बांध बनवाया था। और पता है, ये दुनिया के उन सबसे पुराने बांधों में से एक है जो आज भी इस्तेमाल में है। ये उस दौर की इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। चलिए अब वापस आते हैं संगम युग की आत्मा पर, यानी इसके लिटरेचर पर। तो सवाल ये है कि इन कविताओं में लिखा क्या जाता था, इनके विषय क्या होते थे? देखिए, संगम कविता को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा गया था, अगम और पुरम। अगम यानी अंदर की दुनिया, जिसमें प्यार, निजी भावनाएं, घर परिवार की बातें होती थीं। और दूसरी तरफ था पुरम यानी बाहर की दुनिया, जिसमें वीरता, जंग और पब्लिक लाइफ की बातें होती थी। और यहाँ एक बहुत ही अनोखी बात सामने आती है। कविताओं के इमोशंस सिर्फ शब्दों में नहीं थे, वो उस जगह के भूगोल से जुड़े हुए थे। इस कॉन्सेप्ट को तिने कहते थे। जैसे पहाड़ी इलाका यानी कुरिंजी, वो सीक्रेट लव का सिंबल था, तो वहीं समंदर का किनारा यानी नेयादल, वो बिछड़ने के दर्द को दिखाता था। कितना कमाल का आइडिया है ना? और इसी शानदार साहित्यिक परंपरा से निकला शिलप्पा दिखारम जैसा महाकाव्य। ये कहानी है कन्नगी की, एक आम औरत की जो अपने पति के लिए इंसाफ मांगते मांगते देवी बन जाती है। ये कहानी है न्याय की और एक औरत की ताकत की, एक ऐसी कहानी जो आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। तो जैसा मैंने कहा, संगम युग सिर्फ साहित्य तक ही नहीं सिमटा था। ये प्राचीन तमिल दुनिया ग्लोबल ट्रेड की एक बहुत बड़ी प्लेयर थी। इस बात से अंदाजा लगाइए, एक रोमन इतिहासकार प्लिनी द एल्डर इस बात पर अफसोस जता रहा था कि काली मिर्च जैसी चीजों के बदले रोम का कितना सारा सोना भारत की तरफ बहा जा रहा है। मतलब इससे समझ सकते हैं कि ट्रेड किस लेवल पर हो रहा था। और ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं हैं, इसके पक्के सबूत मिले हैं। अरिकामेडु जैसी जगहों पर जब खुदाई हुई तो वहां से रोमन एम्फोरा यानी शराब के जार मिले, खास किस्म के बर्तन मिले। ये चीजें चीख कर बताती हैं कि रोमन एम्पायर के साथ कितने गहरे व्यापारिक और सांस्कृतिक रिश्ते थे। तो फिर उस दौर का समाज कैसा था? लोग क्या मानते थे? उनके रीति रिवाज कैसे थे? चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। उस समाज में बहादुरी की बहुत कद्र थी। अगर कोई योद्धा जंग में शहीद हो जाता तो उसकी याद में नाडुकल
यानी हीरो स्टोन लगाए जाते थे। और सिर्फ पत्थर नहीं, उन्हें बाकायदा पवित्र मानकर पूजा जाता था। एक और काफी चौंकाने वाली प्रथा थी वट्टी के रोतल। ये एक तरह का रिचुअल था। अगर कोई राजा जंग हार जाता या अपमानित महसूस करता तो वो भूखे रहकर अपने प्राण दे देता था, और इसे सम्मान और जिम्मेदारी का सबसे बड़ा काम समझा जाता था। अगर धर्म और देवी देवताओं की बात करें तो मुर्गन सबसे प्रमुख देवता थे। उन्हें युद्ध, जवानी और पहाड़ों का देवता माना जाता था। उनके अलावा मायोन यानी विष्णु और कुरवय यानी युद्ध की देवी, इनकी भी पूजा होती थी। कुल मिलाकर उनकी पूजा पाठ काफी हद तक नेचर से जुड़ी हुई थी। लेकिन जैसा कि होता है, हर सुनहरे दौर का अंत होता है। संगम युग भी हमेशा नहीं चला। तो चलिए समझते हैं कि इस शानदार दौर का अंत हुआ कैसे। हुआ यूं कि लगभग तीसरी सदी आते आते पॉलिटिकल सिचुएशन बिगड़ने लगी। कलभ्रा नाम की एक नई ताकत उभरी और उसने इन तीनों बड़े राजवंशों को हटा दिया। इसके बाद का जो समय आया उसे इतिहासकार अक्सर अंधकार युग या डार्क एज कहते हैं, क्योंकि उस दौर के बारे में हमें ज्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं मिलता। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ रुकते हैं। देखिए, संगम युग का राजपाट तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी जो साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत थी वो आज भी जिंदा है। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर कैसे 2000 साल पहले लिखी गई कहानियां और कविताएं आज भी लाखों लोगों की कल्चरल आइडेंटिटी का एक